नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं संखक रोग के बारे में, जिसका वर्णन शिरोगत रोगों के अंतर्गत किया गया है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं संखक आचार्य चरक अनुसार, आचार्य सुश्रुत अनुसार और आचार्य वाग्भट अनुसार दोषों की प्रधानता, संखक रोग की विशेषताएं और चिकित्सा। मॉडर्न में संखक को टेम्पोरल आर्थराइटिस से कोरिलेट किया गया है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संखक आचार्य सुश्रुत अनुसार। मिथ्याहार विहार से उदीर्ण वेग युक्त वायु कफ, पित्त और रक्त को साथ लेकर शिरा और धमनियों के द्वारा संख प्रदेश में आश्रित होकर मस्तिष्क प्रदेश में अत्यंत भयंकर वेदना उत्पन्न करता है और इस प्रकार की तीव्र वेदना विशेषकर दोनों संख प्रदेशों में होती है। इसलिए वेद के ज्ञाता पुराने में ऋषि लोग अत्यंत कष्टदायक तथा जो हजारों वैद्यों से भी ठीक ना हो, इस व्याधि को संखक कहते हैं। अब हम बात करेंगे संखक आचार्य वाग्भट के अनुसार। पित्त प्रधान वातादि दोष रक्त को साथ लेकर संख में शोथ उत्पत्ति करते हैं। इसमें तीव्र दाह, पीड़ा, लालिमा होती है तथा प्रलाप, जबर, प्यास, भ्रम, मुंह का स्वाद तिक्त तथा मुख में पीलापन हो जाता है। इस शीघ्रकारी रोग को संखक कहते हैं। 3 रात के बाद रोगी की मृत्यु होती है। कुशल चिकित्सक यदि शीघ्र चिकित्सा करे तो रोग शांत भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे संखक आचार्य चरक अनुसार। दूषित हुए रक्त, पित्त और वायु संख प्रदेश में परस्पर संयुक्त होकर तीव्र पीड़ा, जलन और लालिमा के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करती है। विष के समान तीव्र वेग वाला यह शोथ शीघ्र ही गले तथा सिर को जकड़कर 3 दिन में ही प्राणांत कर देता है। इसे संखक नाम से कहा जाता है। यदि रोगी 3 दिन तक बचा रह जाए तो भी इस रोग की चिकित्सा करने से इनकार कर आग्रह करने पर ही चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार इस रोग में रक्त का दूषित होना प्रमुख कारण माना है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार इस रोग में वायु को प्रधान कारण माना है। अब हम बात करेंगे संखक रोग में दोष प्रधानता। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात दोष को प्रधान और पित्त, कफ, रक्त आदि की भी दृष्टि बताई है और आचार्य चरक के अनुसार वात, पित्त, कफ और रक्त को प्रमुख मानकर इन सभी दोषों की दृष्टि बताई गई। अब हम बात करेंगे संखक रोग की विशेषताओं के बारे में। इस रोग में अन्य शीर्षूलों के समान पीड़ा का क्षेत्र समग्र मस्तिष्क न होकर संखक पार्श्व प्रदेश मुख्य होता है और यह पीड़ा अत्यंत दारुण होती है। इसकी कुल काल मर्यादा 3 दिन की है। इसी के भीतर रोगी की मृत्यु हो जाती है, किंतु अन्य शीर्षूलों में ऐसी मर्यादा नहीं है। इसमें विषमयता होने से जबर और तृष्णा भी होती है। इसमें मूर्छा होती है। यह एक प्रत्याख्य रोग है। संखक की चिकित्सा में उष्ण स्वेद है वर्जित। अब हम बात करेंगे संखक रोग की चिकित्सा के बारे में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इस रोग में नश्य तथा पान के लिए दूध से निकाले हुए ताजे मक्खन का प्रयोग अधिक प्रशस्त माना गया है और जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ भोजन करना चाहिए। संदिग्ध पदार्थ घृत के साथ भोजन करना चाहिए। लेप में हम प्रयोग करेंगे स्तावरी, काले तिल, मुलेठी, नीलकमल, दूब, पुनर्नवा। इन्हें पानी के साथ पत्थर पर पीसकर सिर पर लेप करें और महासुगंधा या निशोथ इन्हें कांजी के साथ पत्थर पर पीसकर सिर पर लेप करें। शीत परिषेक आदि में शीतल प्रकृति वाले द्रव्यों का परिषेक और प्रदेह में उपयोग करेंगे। नश्य में हम दुग्ध और घृत का नश्य देंगे। कठफल चूर्ण का नश्य, केसर को घृत में भूनकर शर्करा मिलाकर नश्य आदि सूर्यावर्त रोगों में प्रयुक्त किए गए द्रव्यों का अपीडन नश्य के रूप में प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं चिकित्सा आचार्य वाग्भट के अनुसार। रक्त शिरो रोगों के समान चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि जो भी रक्त शिरो रोगों में चिकित्सा बताई गई है उस सभी चिकित्सा का प्रयोग हम संखक रोगों में करेंगे। अब बात करते हैं चिकित्सा आचार्य चरक अनुसार। शिरोविरेचन, परिसेचन, विसर्प को नष्ट करने वाले सभी उपचार करें। अब हम बात करते हैं संखक रोग के मॉडर्न एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस को गेंट सेल आर्थराइटिस, क्रेनियल आर्थराइटिस, हॉर्टोन्स डिजीज, ग्रैनुलोमेटस आर्थराइटिस के नाम से भी
जाना जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। द टेम्पोरल आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड फ्रॉम द हर्ट टू द स्काल्प आर इन्फ्लामेड एंड नैरोड। मीन्स जो टेम्पोरल आर्टरीज हर्ट से स्काल्प तक ब्लड की सप्लाई करती हैं, या तो उनकी सूजन हो जाती है या वो संकुचित हो जाती है। द वैस्कुलाइटिस दैट कॉजेज टेम्पोरल आर्थराइटिस कैन इन्वॉल्व अदर ब्लड वेसल्स सच एज द पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज और लार्ज ब्लड वेसल्स लाइक द एरोटा एंड इट्स ब्रांचेज। जिन ब्लड वेसल्स की सूजन की वजह से टेम्पोरल आर्थराइटिस होता है, वो अदर ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज और अदर ब्लड वेसल्स लाइक एरोटा एंड इट्स ब्रांचेज। डेफिनेशन: टेम्पोरल आर्थराइटिस is a condition in which the temporal arteries which supply blood to the head and brain become inflamed or damaged. मीन्स टेम्पोरल आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेम्पोरल आर्टरीज जो ब्रेन और हेड को ब्लड सप्लाई करती हैं वो इन्फ्लेम्ड और डैमेज हो जाती हैं। Etiology: The exact etiology of Ghent cell arteritis is currently unknown. Various possibilities have been hypothesized. Means अब तक ऐसा कोई भी कारण नहीं मिला जिससे हम टेम्पोरल आर्थराइटिस हो सकती है। मात्र कुछ ऐसी संभावनाएं बताई गई है जिससे टेम्पोरल आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से। रिस्क फैक्टर: ये ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनमें टेम्पोरल आर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एज: Ghent cell arteritis affects adults only and rarely those under 50. Most people with this condition develops signs and symptoms between the age of 70 to 80. Ghent cell arteritis है वो adults को ज़्यादातर मिलता है और शायद ही कभी 50 के उम्र के लोगों में होती है, और ज़्यादातर लोगों में है 70 से 80 वर्ष की उम्र में ही लक्षण देखने को मिलते हैं। सेक्स: मेल एंड फीमेल 1:20. वुमेन आर 2 times more likely to develop the condition than men. पुरुषों की बजाय यह महिलाओं में 2 गुना अधिक मिलती है। रेस एंड जियोग्राफिक रीजन: Ghent cell arteritis is most common among white people in northern European populations और Scandinavian descent. उत्तरीय यूरोपीय आबादी या स्कैंडिनेवियन में गोरे लोगों में यह ज़्यादातर मिलती है। पोलीमाइलेजिया रूमेटिका: पोलीमाइलेजिया रूमेटिका पुट्स एट increased risk of developing Ghent cell arteritis. पोलीमाइलेजिया रूमेटिका की वजह से भी टेम्पोरल आर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री: समटाइम्स द कंडीशन रन्स इन फैमिलीज, सीजनल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू वायरसेस और टॉक्सिन्स की वजह से। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखाई देना, डबल विजन, सडन परमानेंट लॉस ऑफ विजन इन वन आई, a throbbing headache that's usually in the temples, fatigue यानी थकान महसूस होना, weakness, loss of appetite, भूख में कमी होना, jaw pain which sometimes can occur with chewing, fever, weight loss, वजन घट जाता पेशेंट का, shoulder pain, hip pain, stiffness, tenderness in the scalp and temple areas, muscle ache in the upper arm, upper thigh, lower back and buttocks, pain in face, tongue pain, कफ, शोर थ्रोट, गले में खराश महसूस होना, एक्सेसिव स्वीटनिंग, अधिक पसीना आना। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लुक एट द हेड टू द डिटरमाइंस देयर एनी टेंडरनेस, एंगोल्ड एंड पेनफुल आर्टरीज, डिक्रीज पल्सेस ऑल ओवर द बॉडी। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कि हम क्या क्या टेस्ट कराएंगे। हीमोग्लोबिन टेस्ट to measure the amount of hemoglobin और oxygen carrying protein in blood, hematocrit टेस्ट कराएंगे, LFT कराएंगे, liver function टेस्ट, ESR erythrocyte sedimentation rate टेस्ट, C reactive protein टेस्ट कराएंगे, biopsy of the artery wall under local anesthesia, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन यानी कि टेम्पोरल आर्थराइटिस से और कौन से रोग हो सकते हैं। ब्लाइंडनेस, stroke means cerebrovascular accident, eye muscle weakness, vision loss, development of aneurysms or aortic aneurysms. Aortic aneurysm means balloon-like bulge in the aorta, inflammation and damage to other blood vessels in the body, higher risk of heart attack.
हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टेम्पोरल आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। देयर इज़ नो क्योर फॉर टेम्पोरल आर्थराइटिस। द कंडीशन कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकेशंस। टेम्पोरल आर्थराइटिस शुड बी treated as soon as possible to prevent further damage caused by poor blood flow। टेम्पोरल आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, पर हम मेडिकेशन से इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और डायग्नोसिस होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुअर ब्लड फ्लो की वजह से फर्दर डैमेज ना हो। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स सच एज प्रेडनिसोन डोज 1 mg per kg per day as soon as possible even before final diagnosis। ग्लैंड सेल आर्थराइटिस और टेम्पोरल आर्थराइटिस में हम स्टेरॉइड्स देते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टार्ट करेंगे जैसे कि प्रेडनिसोन 1 mg per kg per day की डोज में देंगे और जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी स्टार्ट करेंगे और इवन फाइनल डायग्नोसिस से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ developing certain medical conditions such as osteoporosis, high blood pressure, muscle weakness, glaucoma, cataract, weight gain। कोर्टिकोस्टेरॉइड से ओस्टियोपोरोसिस, हाई बीपी, मसल्स वीकनेस, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्प्रिन टू ट्रीट द मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम। मस्कुलोस्केलेटल को ट्रीट करने के लिए एस्प्रिन देंगे। टेकिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्वाइटिंग स्मोकिंग, डूइंग वेट बीरिंग एक्सरसाइज, रेगुलर बोन डेंस से स्क्रीनिंग करेंगे, ओकेजनली ब्लड शुगर चेकअप कराएंगे। टोसिलीजुमैब एक्टेमरा, न्यू मेडिसिन अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन in 2017 to treat temporal arthritis। This medication is given as subcutaneous injection। This medicine may be used along with steroids। टेम्पोरल आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में टोसिलीजुमैब अप्रूव की थी, जो एक्टेमरा नाम से भी मार्केट में मिल जाती है और इसको सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और स्टेरॉइड्स के साथ भी दे सकते हैं।